हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश। आई एम अहमद तंजीम फ्रॉम MSI इंटर कॉलेज गोरखपुर, गोइंग टू प्रेजेंट बायोलॉजी ऑफ क्लास 12 बिफोर यू। बच्चों, इससे पहले कि हम अपना टॉपिक, अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करें, आइए पहले बात कर लेते हैं कि क्लास 12th में बायोलॉजी में हमको क्या क्या पढ़ना होगा। बच्चों, क्लास 12th की बायोलॉजी, इसको 5 यूनिट में डिवाइड किया गया। देयर आर 5 यूनिट्स। यूनिट 6, क्योंकि 5 यूनिट हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, तो 12th की जो पहली यूनिट है इसको हम यूनिट नंबर 6 कहेंगे। तो यूनिट 6 इज रिप्रोडक्शन। यूनिट 6 पे जब हम स्टार्ट करेंगे, आज का वीडियो हमारा यूनिट 6 का ही है, तो इसमें हम रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म किस तरह अपनी सिमिलर कॉपीज को जन्म देते हैं, अपनी प्रोजेनी को बढ़ाते हैं और अपनी स्पीशीज के नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को बढ़ाते हैं। रिप्रोडक्शन में हम लोअर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का मेथड्स देखेंगे कि क्या क्या मेथड्स हैं जिससे वो रिप्रोड्यूस करते हैं। साथ ही फ्लावरिंग प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन देखा जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और ह्यूमन में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम इसी यूनिट में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इस यूनिट में रिप्रोडक्टिव हेल्थ की भी बात करेंगे। बच्चों, इसके बाद जब यूनिट 7 आएगा, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, तो इसमें हम इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स की बात करेंगे, यानी कैरेक्टर्स किस तरह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, यानी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक जाता है और वो किन लॉज को फॉलो करता है, तो उन लॉज को हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। साथ ही हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स भी देखेंगे। जेनेटिक्स में जीन्स किस तरह अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, किस तरह डीएनए डुप्लीकेट होता है, किस तरह डीएनए से आरएनए बनते हैं और आरएनए से प्रोटीन बनते हैं, इसको भी हम यूनिट नंबर 7 में ही देखेंगे। यूनिट 7 में हम ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करेंगे कि पृथ्वी पे जीवन कैसे आया, जीव किस तरह से पृथ्वी पे आए, इसके लिए कौन कौन सी थ्योरीज दी गई हैं, इसकी बात की जाएगी। और इवोल्यूशन पे बात किया जाएगा कि किस तरह जो लाइफ का फॉर्म है उसके अंदर ग्रेजुअल चेंज आया और आज आपको चारों तरफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ दिखाई दे रहे होंगे। कोई यूनिसेल्युलर है, कोई मल्टी सेल्युलर है, तो ये जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ पृथ्वी पे आई है इसको इवोल्यूशन कहा जाता है। इट इज़ ए ग्रेजुअल चेंज और ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और इस चेंज को ये कैसे हुआ है, इसकी जो थ्योरीज है वो हम यूनिट 7 में पढ़ेंगे और साथ ही इसके एविडेंसेस भी इस यूनिट में देखेंगे। इस यूनिट में हम ह्यूमन इवोल्यूशन का भी एक आइडिया लेंगे। बच्चों, जब हम यूनिट 8 पे आएंगे तो यूनिट 8 बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, यहाँ पर हम कुछ डिजीजेस को देखेंगे, उन डिजीजेस के कॉजेटिव एजेंट्स को देखेंगे, साथ ही कुछ ऐसे माइक्रोब्स को देखेंगे जो हमको फ़ायदा पहुँचाते हैं, और हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट की भी बात करेंगे कि किस तरह हमारे जो फूड हैं, क्रॉप हैं, उनको इम्प्रूव किया जा सकता है, अल्टरनेटिव फॉर्म डेवलप किए जा सकते हैं फूड्स के। तो ये सारी चीज़ें हम यूनिट 8 में देखेंगे। बच्चों, जब यूनिट 9 शुरू होगा, यूनिट 9 बायोटेक्नोलॉजी, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है, ये जब यूनिट शुरू होगा बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी में हम ये देखेंगे कि किस तरह जीन्स को मैनिपुलेट किया जाता है ह्यूमन वेलफेयर के लिए, इंसानियत की भलाई के लिए। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम जीन्स के मैनिपुलेशन की प्रोसेस देखेंगे कि किस तरह जीन्स को मैनिपुलेट करके अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो हमारे फायदे के लिए होते हैं। साथ ही किस तरह पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाए जाते हैं, इनका मेडिसिन में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, रिसर्चेस में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इसकी प्रोसेस भी देखेंगे और इसकी एप्लीकेशन भी देखेंगे। बच्चों, जब हम यूनिट 10 पर आएंगे, यूनिट 10 इकोलॉजी, तो हम अपने चारों तरफ पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म्स जो कि बायोटिक कंपोनेंट हैं, जो हमसे रिलेटेड हैं, जो बायोटिक कंपोनेंट, उनकी बात करेंगे, और साथ ही जितने भी ए बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं जो हमको इन्फ्लुएंस करते हैं, उनकी बात करेंगे, और किस तरह हम एक दूसरे से रिलेटेड हैं इसकी भी बात हम इकोलॉजी में करेंगे। इकोलॉजी में हम इकोसिस्टम को भी देखेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे, और इसके अलावा हम कंजर्वेशन पे भी बात करेंगे और बायोडाइवर्सिटी पे भी इसी यूनिट में बात की जाएगी। इस यूनिट में कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज जैसे पॉल्यूशन या कुछ जियोकेमिकल साइकिल्स, उसको भी हम लोग यूनिट 10 में देखा जाएगा। बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारा यूनिट 6 रिप्रोडक्शन का वीडियो है जो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज हमको यूनिट 6 में रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ना होगा।
बच्चों यूनिट 6 रिप्रोडक्शन को 4 चैप्टर्स में बांटा गया है। चैप्टर 1 जो आज हमको देखना है, चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स है, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म में किस किस तरह से रिप्रोडक्शन होते हैं इसको एक नज़र देखा जाएगा और इनके जो अलग अलग मेथड्स हैं उसको देखा जाएगा और देखने के बाद और देखा जाएगा। चैप्टर 2 में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स देखेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स में जिनके अंदर फूल खिलते हैं एंजियोस्पर्म्स में फसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या प्रोसेस है, पूरी डिटेल इसकी चैप्टर 2 में देखा जाएगा। चैप्टर 3 में ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखा जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और किस तरह ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स गैमीट्स बनाते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद की सारी प्रोसेस हम चैप्टर 3 में देखेंगे। जब हम चैप्टर 4 पर आएंगे तो इसमें हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करेंगे, बर्थ कंट्रोल की बात करेंगे और कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कुछ टेक्नोलॉजीज को भी देखेंगे जिसको ART कहा जाता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, उसको हम इस चैप्टर में देखेंगे। मगर आज जो हमारा ये वीडियो है वो हमारा चैप्टर 1 पे है, चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म में अलग अलग मेथड देखने जा रहे हैं कि और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या मेथड हो सकते हैं रिप्रोडक्शन के और रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है। सो कम ऑन टू चैप्टर 1 दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स। बच्चों इस चैप्टर को अपनी आसानी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बांटा गया है और इसका 2 पार्ट किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज अपने इस वीडियो में हम पार्ट 1 देखेंगे। पार्ट 1 में हम रिप्रोडक्शन देखेंगे क्या होता है, साथ ही रिप्रोडक्शन के रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बात किया जाएगा और रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखा जाएगा कि कितने तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। और रिप्रोडक्शन बेसिकली 2 तरह के हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो पार्ट 1 में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में देखेंगे। बच्चों इसके बाद जब अगला वीडियो आएगा जो पार्ट 2 होगा तो पार्ट 2 में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपोगेशन की बात किया जाएगा जो प्लांट्स में होता है, टिश्यू कल्चर की बात किया जाएगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक आइडिया लिया जाएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में किस तरह होते हैं और उन सब में क्या कॉमन होता है। तो बच्चों सबसे पहले आज पार्ट 1 में बात करते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस? बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसी प्रोजेनी को जन्म देता है एंड द प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। और इस प्रोसेस से पेरेंट अपने ऑफ स्प्रिंग में जेनेटिक कैरेक्टर्स को इनहेरिट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। सो बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन जेनेटिक कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स। और ये जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं ये किससे गवर्न होते हैं? दे आर गवर्न बाय जीन्स एंड जीन्स आर लोकेटेड ऑन DNA. So the transfer of genetic characters are accomplished by DNA. Full form of DNA deoxyribonucleic acid. तो बच्चों रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे यंग वंस को जन्म देते हैं। बच्चों ये जो रिप्रोडक्शन है इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों ये ज़रूरी है? इसलिए क्योंकि इसी रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीशीज में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को इंक्रीज करते हैं। किसी भी स्पीशीज में जाति में जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो बढ़ने की जो प्रोसेस है इट इज बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। सो बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन द ऑर्गेनिज्म्स इंक्रीज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ देयर स्पीशीज। रिप्रोडक्शन enables the organism to maintain the continuity of its race on earth। क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक लाइफ स्पैन होता है जिसके बाद वो मर जाता है, तो पृथ्वी पे अपने जाति को, अपनी स्पीशीज को, रेस को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूसेस वेरिएशंस, डिफरेंसेस, जो हमारे और आपके और बीच में डिफरेंसेस है, दे आर नोन एज वेरिएशन। रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूसेस वेरिएशंस इन ए पॉपुलेशन और ये वेरिएशन दे आर रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। यही वेरिएशन इवोल्यूशन कॉज करती हैं आगे जाके। बच्चों यहाँ एक बात पॉइंट आउट करना ज़रूरी है कि हर तरह का रिप्रोडक्शन वेरिएशन कॉज नहीं करता। अभी हम आगे देखेंगे कि रिप्रोडक्शन 2 तरह का है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आते हैं मगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होते हैं एंड द प्रोजेनीज आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, सो दे आर नोन एज क्लोन्स। वेरिएशंस हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। तो वेरिएशन आने की वजह से स्पीशीज अपने एनवायरनमेंट
से तालमेल बैठाए रखती है, जिससे उसका सर्वाइवल पृथ्वी पे सरवाइव कर सकती है। सो वेरिएशंस हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। बच्चों ये जो एनवायरनमेंट है ये बदलता रहता है, धीरे धीरे चेंज होता रहता है, और अगर स्पीशीज में वेरिएशंस ना हो तो स्पीशीज अपने एनवायरनमेंट से ढल नहीं पाएगी और धीरे धीरे कमज़ोर होती जाएगी। एनवायरनमेंट बदलता जाएगा मगर स्पीशीज अगर वेरिएशन नहीं होगा तो स्पीशीज नहीं ढल पाएगी, जिसकी वजह से वो कमज़ोर होगी और पृथ्वी से मिट जाएगी। इसलिए वेरिएशंस हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। बच्चों ये जो रिप्रोडक्शन है ये दो तरह का है, वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन सिंगल ऑर्गेनिज्म से हो रहा है तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाएगा, और अगर रिप्रोडक्शन दो ऑर्गेनिज्म से हो रहा है, टू ऑर्गेनिज्म कम टुगेदर एंड प्रोड्यूस वन और मोर प्रोजेनीज, तो अगर दो ऑर्गेनिज्म से रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction, in this type of reproduction, single organism produces one or more progenies, whereas in sexual reproduction, two organisms together produces one or more progenies. तो आज का जो हमारा वीडियो है ये asexual reproduction के ऊपर है, sexual reproduction हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो बच्चों आइए सबसे पहले बात करते हैं asexual reproduction की डिटेल में। तो अभी हमने देखा asexual reproduction क्या है, जिसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म एक या एक से ज्यादा प्रोजेनी बनाता है। इस तरह के रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गेमीट नहीं बनता है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, कोई जाइगोट नहीं बनता है। सो नो गेमीट्स आर फॉर्म्ड इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। और जो प्रोजेनी बनेंगे वो अपने पेरेंट के बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, सो दे आर नोन एज क्लोन्स। This type of reproduction is mainly found in lower organism. तो ये asexual reproduction चूंकि ये simple process है, so इसलिए it is mainly found in lower organism. बच्चों अगर हम इन मेथड्स को देखें इस asexual reproduction का, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। नंबर वन, बाइनरी फिशन। बाइनरी मतलब दो, फिशन मतलब टूट जाना, यानी जिसमें एक सिंगल सेल बॉडी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो दो में टूट जा रहा, दो सेल में टूट जा रहा है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो सेल में टूट जा रहा है, तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को कहा जाएगा बाइनरी फिशन। बाइनरी का मतलब दो। सो इन दिस टाइप द सेल बॉडी ऑफ ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म माइटोटिकली डिवाइड। माइटोटिकली इसका मतलब कि जितना क्रोमोसोम पेरेंट में होगा ऑफ स्प्रिंग में भी उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। अगर पेरेंट में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 46 तो ऑफ स्प्रिंग में भी 46 एंड 46 होंगे, बट 46 ह्यूमंस का होता है, ये मैंने खाली एग्जांपल दिया। So in this type, the cell body of a unicellular organism mitotically divide and form two unicellular organism. तो इसमें ये mitotically divide कर रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल ऑर्गेनिज्म, और दो सेल बना रहे हैं, दो प्रोजेनी बना रहे हैं। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को बाइनरी फिशन कहा जाता है। एग्जाम्पल अमीबा। अमीबा में पेरेंट बॉडी है और वो डिवाइड करके दो डॉटर सेल बना रहा है। तो इस तरह के डिवीजन में, अमीबा में जो डिवीजन हो रहा है, इसमें जो सेल डिवाइड कर रहा है वो किसी भी तरह से डिवाइड कर सकता है। तो अमीबा में जो सेल डिवीजन है, बाइनरी फिशन है, इसको इर्रेगुलर बाइनरी फिशन कहा जाएगा, क्योंकि कहीं से भी ये कट सकता है, कहीं से भी ये डिवाइड हो सकता है। वेयरएज इन पैरामीशियम, पैरामीशियम में अगर आप देखिएगा तो पेरेंट सिंगल यूनिसेलुलर पेरेंट बॉडी वो दो सेल में डिवाइड हो रही है, मगर डिवाइड करने के लिए जो फरो बन रही है वो हॉरिजॉन्टली बन रही है। तो ये हॉरिजॉन्टली बनती है, ट्रांसवर्स बन रही है, विच इज नोन एज हॉरिजॉन्टली। तो इस तरह का जो बाइनरी फिशन होगा इसको कहा जाएगा ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। वेयरएज यूग्लिना को अगर देखा जाए तो यूग्लिना में जो पेरेंट बॉडी है वो दो सेल में डिवाइड हो रही है, और इसमें जो फरो बन रहा है, जो डिवीजन हो रहा है, प्लेन ऑफ डिवीजन, इट इज लॉन्गिट्यूडनल। तो इस तरह के बाइनरी फिशन को लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन कहा जाएगा। But in all the cases, a single parent body divides and produce two unicellular organism. बच्चों जो दूसरे तरह का
रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन जिसमें एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो से ज्यादा यानी बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को प्रोजेनी को जन्म देने जा रहा है। In this type, the cell body of a unicellular organism divide and produces many unicellular progenies. Example, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। प्लाज्मोडियम का कीटाणु जब इसका जन्म बॉडी में जाता है तो बॉडी में जा करके ये लीवर के साथ साथ, लीवर सेल्स के साथ साथ ये आरबीसी को भी इन्फेक्ट करता है, और जब ये आरबीसी में जाता है तो आरबीसी के अंदर जाकर ये शाइजोन्ड बनाता है और उसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड करती है, बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं और हर न्यूक्लियाई के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा प्रोटोप्लाज्म कंडेंस हो जाएगा और कंडेंस होने के बाद फिर शाइजोन्ड की वॉल रप्चर करेगी और बहुत सारे मीरोजॉइड्स निकलेंगे जो आगे जाकर के दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म से, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से दो से ज्यादा यानी बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं और इस तरह के प्रोसेस को मल्टीपल फिशन कहा जाता है। एग्जाम्पल इज प्लाज्मोडियम। थर्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज सिस्ट फॉर्मेशन, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। जब कभी अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, अनफेवरेबल मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, पानी की कमी है, खाने की कमी है, किसी भी तरह की अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो जो यूनिसेलुलर और सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो अपने चारों तरफ एक हार्ड वॉल बना लेते हैं और इस हार्ड और रेजिस्टेंट वॉल को सिस्ट कहा जाता है और ये तब तक वैसे ही पड़े रहते हैं जब तक फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए। इस सिस्ट के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो सिस्ट की वॉल टूटती है और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बाहर निकलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को सिस्ट फॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन बाय सिस्ट फॉर्मेशन कहा जाएगा। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस सम ऑर्गेनिज्म डेवलप ए हार्ड रेजिस्टेंट वॉल विच इज नोन एज सिस्ट। और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, व्हेन फेवरेबल कंडीशन अराइजेस, these organisms divide by multiple fission and produces many offspring। इनकी जो सिस्ट की दीवार है वो रप्चर कर जाएगी और इस तरह के रिप्रोडक्शन को कहा जाता है रिप्रोडक्शन बाय सिस्ट फॉर्मेशन। एग्जाम्पल इज अमीबा। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज बडिंग। बडिंग, बड, ए स्मॉल आउटग्रोथ। बहुत सारे लोअर ऑर्गेनिज्म में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनके अंदर रिजनरेशन की एबिलिटी होती है, दे कैन रिजनरेट। तो ये स्पेशलाइज्ड सेल्स जो हैं ये पेरेंट बॉडी पे एक छोटी सी आउटग्रोथ बनाते हैं जिसको बड कहा जाता है और ये बड फिर आगे चल के नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं, यानी ये बड डेवलप करके नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। एग्जाम्पल इज हाइड्रा एंड यीस्ट। अगर हाइड्रा को देखिए तो पेरेंट बॉडी पे एक छोटी सी आउटग्रोथ हुई फ्रॉम स्पेशलाइज्ड सेल्स, छोटी सी आउटग्रोथ हुई, इस आउटग्रोथ को बड कहा जाएगा। फिर ये बड बढ़ती चली गई और फिर इस बड ने टेंटेकल्स और माउथ बना लिया और धीरे धीरे करके एक यंग हाइड्रा बना जो पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर के और वो अलग हो जाएगा। इस तरह से जो रिप्रोडक्शन हो रहा है दिस इज रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। यीस्ट में भी पेरेंट बॉडी में एक छोटी सी आउटग्रोथ हुई, बड बनी और वो बड बढ़ती चली गई और बढ़ के पेरेंट बॉडी से डिटैच हो गई एंड डॉटर यीस्ट इज फॉर्म्ड। सो दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज बडिंग। बच्चों जो अगला प्रोसेस है जो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इट इज रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन, जिसमें पेरेंट बॉडी ब्रेक करेगी इनटू फ्रैगमेंट्स और जितने भी फ्रैगमेंट्स होंगे वो फिर डेवलप करके नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। एग्जांपल इज स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा जितनी भी फ्रैगमेंट बनेगी हर फ्रैगमेंट डेवलप करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगी और ये है रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन। इन दिस मेथड द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू फ्रैगमेंट्स and each fragments grows and produces new organism. Example Spirogyra. Next type of asexual reproduction is sporulation. Reproduction by spores. Spores क्या हैं? Spores are specialized structures which are meant for asexual reproduction. स्पोर्स एक ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ही बनते हैं। सो इन फंजाई एंड सम लोअर ऑर्गेनिक प्लांट्स लाइक एल्गी रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोर्स। और ये स्पोर्स फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करेंगे, जब इनको ठीक कंडीशन मिल जाएगी तो ये जर्मिनेट करेंगे एंड प्रोड्यूसेस न्यू ऑर्गेनिज्म। सो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज स्पोरुलेशन। बच्चों स्पोर्स कई तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के। कुछ स्पोर्स, कुछ टाइप्स यहाँ दिखाए गए हैं।
नंबर 1 जू स्पोर्स। जू स्पोर्स ऐसे स्पोर्स जो मोटाइल हो, सेल के अंदर बन रहे हैं। दीज आर सिंपलेस्ट स्पोर्स विच आर मोटाइल। मोटाइल का मतलब ये मूवमेंट कर सकते हैं, इसका मतलब इनके अंदर मूवमेंट करने के लिए कोई स्ट्रक्चर मौजूद है, सीलिया और फ्लैजेला। तो जो स्पोर्स मोटाइल होंगे, जो मूवमेंट कर सकें, विच आर फॉर्म्ड इनसाइड द सेल्स, दे आर नोन एज जू स्पोर्स। एग्जाम्पल इज क्लेमाइडोमोनास। जो स्पोर नॉन मोटाइल हो और सेल पेरेंट बॉडी के अंदर बन रहा हो, it is known as aplanospores. Aplanospores, these are non-motile spores which are produced inside the cells. तो अगर ये नॉन मोटाइल हैं, इनके पास मूवमेंट करने के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, कोई सीलिया फ्लैजेला नहीं है, सो दे आर नॉन मोटाइल एंड प्रोड्यूस इनसाइड द पेरेंट बॉडी, तो इस तरह के स्पोर को एप्लानोस्पोर कहा जाएगा। हाइप्नोस्पोर, हाइप्नोस्पोर ये भी एक तरह के एप्लानोस्पोर ही हैं, मगर इसमें इनकी जो स्पोर की दीवार है ये थिक होती है। तो दीज आर लाइक एप्लानोस्पोर्स बट हैव थिक स्पोर वॉल्स, तो इनकी दीवार थिक होगी। ये एप्लानोस्पोर और हाइप्नोस्पोर दोनों अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, जबकि जू स्पोर इट इज फॉर्म्ड इन फेवरेबल कंडीशन। चौथे तरह का स्पोर कोनिडिया। कोनिडिया विच इज ऑल्सो नॉन मोटाइल, ये भी नॉन मोटाइल है, बट इट इज फॉर्म्ड आउटसाइड द पेरेंट्स बॉडी। These are non-motile spores which are produced outside the cell या parent body. So these are conidia. Example is penicillium. बच्चों ये जो अलग अलग स्पोर्स हैं एक बार समराइज किया जाए फिर से। जू स्पोर ऐसे स्पोर जो पेरेंट बॉडी के अंदर बन रहे हैं और मोटाइल है। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोना। एप्लानोस्पोर ऐसे स्पोर जो पेरेंट बॉडी के अंदर बन रहे हैं मगर नॉन मोटाइल हैं और अनफेवरेबल कंडीशन में बन रहे हैं, सो दे आर एप्लानोस्पोर। एग्जाम्पल इज स्पाइरोगाइरा। ऐसे स्पोर जो अनफेवरेबल कंडीशन में बन रहे हैं, सेल बॉडी के अंदर, पेरेंट बॉडी के अंदर बन रहे हैं और साथ ही नॉन मोटाइल हैं मगर इनकी सेल वॉल थिक है, दे आर जस्ट लाइक एप्लानोस्पोर मगर सेल वॉल, इनकी स्पोर की वॉल ठीक है, तो इस तरह के स्पोर को हाइप्नोस्पोर कहा जाएगा। एग्जाम्पल इज यूलोथ्रिक्स एंड लास्ट वन इज कोनिडिया जो कि नॉन मोटाइल है और पेरेंट बॉडी के बाहर बन रहा है। एग्जाम्पल इज पेनिसिलियम। सो स्पोर से जब रिप्रोडक्शन होगा तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को कहा जाएगा स्पोरुलेशन। देन जेम्यूल्स। अगर स्पंज को देखा जाए तो स्पंज के अंदर स्पेशलाइज्ड इंटरनल बड्स बनती हैं और ये बड्स रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। तो जब इस स्पेशलाइज्ड बड्स से रिप्रोडक्शन होगा जो स्पंजेस में खास है, तो इसको इस तरह के रिप्रोडक्शन को रिप्रोडक्शन बाय जेम्यूल्स कहा जाएगा। दीज आर स्पेशलाइज्ड इंटरनल बड्स प्रोड्यूस्ड इन स्पंजेस विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल जेम्यूल्स इन स्पंजेस। ये स्पंज में जेम्यूल्स दिखाए गए। बच्चों यहाँ तक आते आते हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई प्रोसेस देखा। अब आइए बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखा जाए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या एडवांटेजेस हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें केवल एक ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत है। एक ऑर्गेनिज्म जो है वन और मोर प्रोजेनी को जन्म दे रहा है, इसलिए दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स ओनली वन ऑर्गेनिज्म। In many organisms it help to tide over unfavorable conditions. अभी हमने देखा सिस्ट फॉर्मेशन, जिसमें जब अनफेवरेबल कंडीशन आ रही है तो अपने चारों तरफ सिस्ट बना ले रहा है और जब अनफेवरेबल कंडीशन चली जा रही है तो वो सिस्ट की वॉल ब्रेक हो रही है और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म निकल रहे हैं। इसका मतलब कि बहुत सारे लोअर ऑर्गेनिज्म में या ऑर्गेनिज्म में इट हेल्प टू टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशंस। और चूँकि इसमें कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स नहीं हैं, सो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज सिंपल एंड रिक्वायर्स नो एक्स्ट्रा एफर्ट। प्लांट पेरेंट बॉडी है, टूट गई फ्रेगमेंट्स में, हर फ्रेगमेंट डेवलप कर गया, सो इट रिक्वायर नो एक्स्ट्रा एफर्ट। इट हेल्प टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इन वेरी लेस टाइम। तो चूँकि ये काफ़ी रैपिड प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है, तो इसमें काफ़ी कम टाइम में बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल्स पैदा हो जाते हैं। और जो ऑफ स्प्रिंग बन रहे हैं दे आर क्लोन टू देयर पेरेंट्स, ये बिल्कुल पेरेंट के क्लोन होंगे। बट देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता है, इसकी वजह से प्रोजेनीज धीरे धीरे वीक होती चली जाती हैं जनरेशन बाई जनरेशन, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो पृथ्वी से ख़त्म हो सकती है। इसलिए द प्रोजेनीज गो ऑन गेटिंग वीक एंड वीक ड्यू टू कंटिन्यूड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
इसके अलावा ये एक सिंपल प्रोसेस था जो बहुत ही कम टाइम में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बहुत ज़्यादा बना रहा था, इसलिए इट कैन रिजल्ट इन ओवर क्राउडिंग। तो इसकी वजह से ओवर क्राउडिंग होगी, और जब ओवर क्राउडिंग होगी तो उसमें फिर कंपटीशन या और सारे फैक्टर्स सामने आएंगे। एंड इट हैज़ नो रोल इन इवोल्यूशन। वाई? क्योंकि इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, बिकॉज नो वेरिएशन अकर्स, सो इट हैज़ नो रोल इन इवोल्यूशन। बच्चों, यहाँ तक आते आते हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अलग अलग प्रोसेस देखा और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में किस तरह वो रिप्रोड्यूस करते हैं इसके ऊपर बात किया गया। साथ ही हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखा। अब मैं आपको बच्चों कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, कुछ प्रैक्टिस वर्क दे रहा हूँ, और इन क्वेश्चंस को आप कीजिए। अगर आप इसको कर लेते हैं इसका मतलब ये वीडियो आपको समझ में आ गया है, और अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो दोबारा एक बार इस वीडियो को देखिएगा और फिर इन क्वेश्चंस को कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे। और जब हमारा पार्ट सेकंड स्टार्ट होगा, जो अगला पार्ट है पार्ट सेकंड, तो इस पार्ट सेकंड में हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपगेशन देखेंगे प्लांट्स में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही टिश्यू कल्चर के ऊपर बात किया जाएगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन देखा जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।